गर्मी में मोटी सास से परेशान देवरानी जेठानी की रसोई। वो भी क्या दिन थे जब मैं पतली हुआ करती थी, और अब तो मुझे इस कमरे से दूसरे कमरे में जाने में आफत आ जाती है। अब तो मैं फूल फूल कर मोटी हो गई हूँ। अपनी शादी में मैं कितनी प्यारी लगती थी। आजकल की लड़कियां भी अपने फिगर को ऐसे मेंटेन नहीं रखती जितना मैंने रखा हुआ था। लेकिन सब कुछ बदल गया है। कुछ सालों में मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। संगीता अपने कमरे में बेड पर बैठी अपनी शादी के एल्बम देख रही होती है। आज संगीता का वजन पूरे 90 किलो है, जबकि शादी के समय वो सिर्फ 45 किलो की हुआ करती थी। अपनी शादी के फोटो में वो बहुत ही प्यारी लग रही होती है। ये वाली साड़ी तो मेरी फेवरेट थी, जो मैंने अपनी पहली रसोई वाले दिन पहनी थी। संगीता एल्बम उठाकर अलमारी में रखने लगती है और अपनी पुरानी साड़ियों को देखते हुए कहती है, काश मेरा वजन ना बढ़ा होता तो मैं ये सब कपड़े पहन पाती। ये मेरे फेवरेट कपड़े हैं और आज देखो अलमारी की शो पीस बनकर रह गए हैं। संगीता अपने बीते दिनों को याद करके थोड़ी दुखी हो जाती है। उसकी आंखें नम हो जाती हैं। तभी बाहर से मोहन आवाज लगाता है, अरे भाग्यवान, कहाँ रह गई? कितनी देर से कहा था कि बैठक पर एक कप चाय दे जाओ, लेकिन तुम्हें तो घर में चलना फिरना मुश्किल रहता है। अरे मेरे दिमाग से ही निकल गया, रुको मैं अभी बना कर देती हूँ। बस अब तुम रहने दो। तुम 1 घंटे में रसोई तक जाओगे और फिर चाय बनाओगे। इससे अच्छा मैं बहू को ही बोल देता हूँ। वजन बढ़ने की वजह से संगीता बहुत मोटी हो गई है और वो थोड़ी सी दूरी भी काफी देर में चलती है। थोड़ा सा चलकर ही उसकी सांस फूलने लगती है। इसलिए मोहन अपनी बहू को ही चाय बनाने के लिए आवाज लगाता है। इधर आयुषी छत पर कपड़े सुखाने गई होती है। सामने उसे पड़ोसन की बहू निकिता दिख जाती है। अरे ये कौन सा टाइम है कपड़े धोने का? इतनी तेज धूप में छत पर भाभी तुम कैसे काम कर रही हो? बहन क्या बताऊं, दिन भर घर का काम करने में इतनी ज्यादा थक जाती हूँ कि मशीन में पड़े हुए कपड़े निकालने की भी हिम्मत नहीं रहती। क्यों भाई, तुम अकेले काम क्यों करती हो? तुम्हारी तो ननद भी और सास भी। मेरी ननद का तो तुम पूछो ही मत। दिन भर अपने कॉलेज और पढ़ने लिखने के कामों में लगी रहती है, और मेरी सास तो इतनी मोटी हो रही है कि वो खुद से उठकर 1 गिलास पानी पी ले वही काफी है। भाई मेरी सास तो बहुत अच्छी, नजर ना लगे किसी की, लेकिन मेरे साथ सारा काम करती है। अगर मैं ब्रेकफास्ट बनाती हूँ तो वो सबके लंच बॉक्स पैक कर देती है, और अगर मैं झाड़ू लगाती हूँ तो वो साथ साथ पोछा लगा देती है। हम दोनों तो सारा काम जल्दी कर लेते हैं। हाँ भाई, दिखता ही है। तुम्हारे यहाँ तो 10 बजे ही एसी स्टार्ट हो जाता है, और एक मैं हूँ। पूरा दिन अगर मुझे बिस्तर पर लेटने का टाइम मिल जाए ना, वही बहुत है। आयुषी को घर का सारा काम अकेले करना पड़ता है। इतनी ज्यादा गर्मी में पूरे घर को संभालना उसके लिए बहुत मुश्किल होता है। इधर जैसे वो छत से कपड़े सुखाकर वापस आती है, आते ही मोहन उससे कहता है, अरे बेटा, बहुत देर से 1 कप चाय की तलब हो रही है, तुम बना दो मेरे लिए। पापा जी बस 2 मिनट दीजिए मुझे, मैं अभी बना देती हूँ। बेचारी आयुषी अभी तो धूप में कपड़े सुखाकर आई है और आते ही ससुर का हुक्म मानते हुए चाय बनाने लगती है। ऐसे ही पूरा दिन उसका काम में बीत जाता है। अगली सुबह होती है। आयुषी, जरा मेरा टिफिन थोड़ा जल्दी पैक कर देना, मुझे नॉर्मल टाइम से जल्दी जाना है। आज ऑफिस में कुछ क्लाइंट्स आए हुए हैं और खाने में कम स्पाइसी चीजें ही ऐड करना। आयुषी रसोई में जाकर मनीष का टिफिन पैक करती है। इनके लिए तो मैंने पोहा, सिंपल रोटी और कढ़ी की सब्जी डाल दी है। बाकी घर वालों के लिए भी तो कुछ बनाना पड़ेगा। चलो पहले 1 कप चाय पी लेती हूँ बैठकर। सुबह 5 बजे की उठी हुई आयुषी को 8 बजे तक भी चाय नसीब नहीं होती। जैसे ही वो काम खत्म करके चाय पीने बैठती है, तभी राजन वहां आ जाता है। अरे भाभी, जरा 1 कप चाय मुझे भी पिला दो। देवर जी आप बैठिए, मैं अभी लेकर आती हूँ। आयुषी अपनी चाय रखकर राजन के लिए चाय लाती है और दोनों देवर भाभी ऐसी बातें करते हुए चाय पीने लगते हैं। तभी अपने कमरे से वंशिका वहां आती है। भाभी आपने मेरी ब्लैक वाली ड्रेस देखी है क्या? मुझे मिल नहीं रही। एक्चुअली आज कॉलेज में एक फंक्शन है और उसमें थीम ब्लैक कलर के कपड़े पहनकर जाने की है। अरे ननद जी, आपकी अलमारी में ही तो रख दी थी मैंने धोकर, आप थोड़ा देखो ठीक से, मिल जाएगी। भाभी नहीं मिल रही, आप चाय पीकर देख कर दे देना ना। आयुषी चाय खत्म करके वंशिका के कमरे में जाती है। वो ड्रेस निकालकर उसे दे देती है और वापस रसोई में आकर काम करने लगती है। ऐसे ही 1-2 दिन बीत जाते हैं। एक दिन आयुषी रसोई में काम कर रही होती है, तभी राजन वहां आता है। भाभी, आज लंच में मेरे लिए तो कढ़ी चावल पैक कर देना, कितने दिन हो गए खाए हुए। भाभी मैं तो जल्दी जा रही हूँ कॉलेज, तो बस शाम को ही आऊंगी, तब के लिए ही मेरा खाना रखना। ये कहकर वंशिका अपनी कॉलेज चली जाती है। इधर राजन भी कमरे में तैयार होकर आता है। तब तक आयुषी उसके लिए कढ़ी चावल बनाकर पैक कर देती है। हे भगवान, 5 बजे की उठी हूँ और देखो काम करते करते 1 बज गया। काम करती हूँ, थोड़ा आराम कर लेती हूँ। पापा जी तो अभी बाहर से आए नहीं है। वंशिका को भी कॉलेज से आने में टाइम लगेगा। वैसे भी इतनी ज्यादा गर्मी हो रही है, अगर थोड़ी देर में और मैं यहाँ रसोई में खड़ी रही तो मैं तो बेहोश हो जाऊंगी। आयुषी अपने कमरे में जाकर आराम करने लगती है। तभी संगीता को भूख लगती है। अरे बहू कहाँ चली गई? लगता है आज अकेले ही खाना खाना पड़ेगा।
मोहन किसी काम से बाहर गया हुआ था। घर के बाकी सदस्य भी अपने काम पर गए हुए थे और आयुषी कमरे में आराम कर रही थी, इसलिए संगीता अपने कमरे में से उठकर रसोई में जाती है और खुद खाना लेकर खाने लगती है। लगता है आज बहू ने रोटियां नहीं बनाई, चावल से ही काम चलाना पड़ेगा। संगीता भगोने में रखे सारे चावलों को थाली में निकालती है और उसमें बहुत सारी कढ़ी डालकर हाथों से खाने लगती है। हे भगवान, अगर मैं थोड़ी देर और खाना ना खाती तो मेरी तो जान ही निकल जाती। अब जाकर पेट भरा है। संगीता सारे चावल खत्म करके डकार लेते हुए अपने कमरे में आ जाती है। इतना सारा खाना खाने के बाद उसे नींद आने लगती है और वो सो जाती है। इधर थकी हुई आयुषी को भी टाइम का पता नहीं लगता। थोड़ी देर में वंशिका कॉलेज से आ जाती है और सीधा आयुषी के कमरे में जाती है। भाभी, मुझे बहुत भूख लग रही है, जल्दी से मेरे लिए खाना निकाल दो। मैं सोच रही थी कि कैंटीन से कुछ खा लूंगी, लेकिन आज तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। पता नहीं कैसे स्कूल वाले बच्चों की तरह बिजी करके रखा हुआ है इन कॉलेज वालों ने। वंशिका की बात सुनकर आयुषी बेड से खड़ी होती है और सीधा रसोई में जाकर उसके लिए खाना लगाने लगती है। लेकिन जैसे वो भगोने से प्लेट हटाती है, हे भगवान, इतने सारे चावल बनाए थे, ये खत्म कैसे हो गए? फिर आयुषी कढ़ी वाला भगोना देखती है। कढ़ी भी नहीं है। मतलब घर में इतना सारा खाना किसने खा लिया, जबकि राजन और मनीष तो बाहर है और वंशिका अभी कॉलेज से आई है। खाना न होने की वजह से आयुषी को रसोई में टाइम लग जाता है। इधर वंशिका हॉल से आवाज लगाती है, भाभी थोड़ा जल्दी कर दो, पेट में चूहे कूद रहे हैं। बस 5 मिनट दो, दोबारा बनाना पड़ेगा। आयुषी को खाना बनाता देखकर संगीता वहां आ जाती है। अरे बहू, मेरे लिए भी रोटियां बना लेना। दोपहर में तूने कड़ी चावल बनाए थे, बस चावल खाकर तो भाई इतनी जल्दी भूख लगती है, बड़ी जल्दी पच जाता है चावल। संगीता की बात सुनकर आयुषी हैरानी से पूछती है, मम्मी जी, इतने सारे चावल आप अकेले खा गई? मैं तो सोच रही थी कि ये ज्यादा बन गए तो दोपहर के बाद डिनर में भी काम आ जाएंगे, लेकिन आपने सारे खा लिए। अरे बहू, क्या तू मेरा खाना नाप तोल कर रखती है? और चावल ही तो थे, तुझे नहीं पता? चावल बड़ी जल्दी पचते हैं। मुझे भूख लग रही, मेरे लिए भी खाना बना ले। यह कहकर संगीता हॉल में जाकर बैठ जाती है। बेचारी आयुषी दिन भर काम कर रही थी। जरा सी देर को सुकून मिला था तो अभी उल्टा काम करना पड़ गया। पता नहीं इस घर में मैं बहू बनकर आई थी या नौकरानी, जब से आई हूँ मुझे कोई सुकून नहीं मिला। एक पड़ोसन की सास है, अपनी बहू के साथ सारा काम करा देती है, और एक मेरी सास है, दिन भर खाती है, दूसरों के हिस्से का भी खा जाती है। इनकी वजह से मैं पूरा दिन रसोई में खड़ी रहती हूँ। ऐसी बड़बड़ाते हुए आयुषी खाना बनाती है और वंशिका के लिए प्लेट लगाकर दे देती है। फिर वो रसोई में जाती है और संगीता को भी खाना देती है। रोटियों के बिना तो पेट भरता ही नहीं, चाहे जितनी मर्जी चावल खा लो। अब जाकर मन को शांति मिली है। एक वंशिका है जो हमेशा अपने कॉलेज के कामों में ही डूबी रहती है। उसके पास बैठकर कौन इंसान क्या कर रहा है, उसका इन सब चीजों पर ज्यादा ध्यान नहीं जाता। इधर बेचारी आयुषी पसीने में लथपथ हो जाती है। कड़ी बनते बनते खाना खाकर अपने कमरे में आराम करने चली जाती है। संगीता भी ऐसे ही दिन बिताने लगती है। एक दिन मनीष कहता है, आयुषी यार, मेरा कितने दिनों से आलू पूरी खाने का मन कर रहा है, आज प्लीज बना दो ना। बिल्कुल सही टाइम पर खाया आपने। देखो मैंने आलू उबाल कर रख लिए हैं। चलो आज आपकी फरमाइश पर आलू पूरी बना दी जाती है। आयुषी पहले से ही रसोई में डिनर की तैयारी कर रही थी। इधर मनीष ने कहा तो वो सब आलू पूरी बनाने लगती है। मनीष और राजन अभी अभी ऑफिस से आए थे और अपने कमरे में फ्रेश होने चले जाते हैं। इधर वंशिका कॉलेज का असाइनमेंट पूरा कर रही होती है और संगीता हर बार की तरह सोफे पर फैलकर बैठी हुई होती है। हे भगवान, कितनी गर्मी, ऊपर से आज गैस के सामने पूरियां छानना सच में बड़ा मुश्किल काम है। आयुषी बड़ी मेहनत करके सारा खाना तो बना लेती है, लेकिन पूरियां रह जाती हैं। इतनी देर में सभी घर वाले डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ जाते हैं। तभी मनीष कहता है, अरे आयुषी, गरम गरम पूड़ियां खाने का तो अलग ही मजा है, तुम एक एक उतार दो ना। मनीष कुछ कहे और आयुषी न माने, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आयुषी पहले चूल्हा बंद करके सारा खाना डाइनिंग टेबल पर रखते हैं और फिर पूड़ियां उतार उतार कर सबको देने लगती है। तभी मोहन कहता है, अरे भाई संगीता, तुम बहू की हेल्प कर दो, वो कैसे एक एक पूड़ी हमें ला कर देगी। रुक बहू, तू पूड़ियां बना ले, मैं इन्हें लोगों को दे दूंगी। संगीता 1-2 चक्कर रसोई से हॉल में लगा देती है और उतने में ही उसकी सांस फूलने लगती है। अरे भाई, मैं तो थक गई, मुझसे नहीं होगा, मैं तो बैठ गई। बहू मेरा भी खाना यहीं लगा दे। काम कर, पहले पूड़ियां उतार ही ले और बाद में दे देना। मम्मी आप अपना ध्यान रखा करो, देखो आपका वजन दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। हाँ मम्मी, अगर आपने वजन पर कंट्रोल नहीं किया तो आपको बीमारियां हो जाएंगी। अरे कुछ नहीं होता, और मेरे क्या हाथ की बात है। अब कैसे कंट्रोल करूं? तुम लोगों के लिए कहना आसान है और मेरे लिए करना मुश्किल है। संगीता अपना वजन कम करने की कोई कोशिश नहीं करती। इधर आयुषी सारी पूड़ियां बनाकर सभी घर वालों को परोस देती है। अब सब लोग एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। संगीता दोनों हाथों से जल्दी जल्दी खाना खाने लगती है। अरे भगवान, थोड़ा सब्र से खाओ, तुमसे भला बच्चे क्या सीखेंगे, ये खाना कहीं भागे थोड़े जाएगा।
आप तो मेरे खाने में हमेशा ही ऐसे रोक टोक करते हो। नजर मत लगाओ, आप मुझे खाने दो। देखो इतनी भूख लग रही है, मैंने शाम 6 बजे से कुछ नहीं खाया। संगीता की बात सुनकर आयुषी घड़ी में टाइम देखती है। अभी 7:30 बजे और ऐसे कह रही हैं जैसे इन्हें खाना खाए साल हो गए हैं। देखते देखते संगीता सारी आलू की सब्जी और पूड़ियां खत्म कर देती है। वो तो शुक्र है कि सभी घरवाले एक साथ खाना खा रहे थे, वरना आज फिर आयुषी को दोबारा खाना बनाना पड़ता। आयुषी भी खाना खाकर रसोई का काम समेटती है और अपने कमरे में सोने चली जाती है। ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं। एक दिन घर पर कमला बुआ की एंट्री होती है। भैया आप मुझे पहले बता देते कि आप लोग जल्दी शादी नहीं करोगे तो मैं भला राजन का रिश्ता क्यों लगवाती। अरे आपने तो सामने वालों को बांध कर बैठा लिया है। उनकी लड़की है भाई, उन्हें भी फिक्र है शादी की। अब मैं उनको क्या जवाब दूं? अरे चुप हो जाओ, हमारी भी बात सुन लो पहले। हाँ बोलो, क्या बोलने वाले हो? 2 साल होने वाले हैं रिश्ते को। मैं ये कह रहा हूँ कि तुम उनसे शादी की डेट ले लो, हम शादी के लिए तैयार हैं। ये सुनकर सब घरवाले खुश हो जाते हैं। अरे बहू रसोई में से कुछ मीठा तो लाओ, खुशी का मौका है भाई, मुंह मीठा करना तो बनता है। आयुषी रसोई में से लड्डू का डिब्बा निकाल के लाती है जो बुआ अपने साथ लाई थी। वो एक एक करके सबको मिठाई देने लगती है। जब संगीता की बारी आती है तो संगीता 4-5 लड्डू अपने हाथ में भर लेती है। अरे भाभी आप इतने लड्डू कैसे खाओगी? इस उम्र में शुगर का बहुत डर रहता है, शुगर बढ़ जाएगा आपका। कुछ नहीं होता, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मैंने चेक करवाया था। संगीता की बात सुनकर कमला मन ही मन सोचती है। आपके वजन को देखकर तो नहीं लगता आप ठीक हो। देखो कैसे गुब्बारे की तरह फूलती जा रही हो, लेकिन हमें क्या जब कोई नहीं मानता हो। इधर कमला बुआ लड़की वालों से बात करती है और राजन और नेहा की शादी पक्की हो जाती है। अगले हफ्ते उनकी शादी भी हो जाती है। आज नेहा की पहली रसोई होती है। नेहा सुबह सुबह एक पिंक कलर की साड़ी पहनकर तैयार होकर नीचे हॉल में आती है। वो अपने सास ससुर के पैर छूकर नमस्ते करती है। तभी वंशिका कहती है, आज तो भाभी की पहली रसोई है, तो फिर कौन सा नया खाना बनाकर खिलाने वाली हो आप हमें? ननद जी मुझे तो खाना बनाने का बहुत शौक है, आप बताओ आप क्या खाना पसंद करोगी? अरे भाभी ये तो बहुत अच्छी बात है। मेरे लिए तो आप व्हाइट सॉस पास्ता प्लस हक्का नूडल्स बना दो, बड़े दिन हो गए खाए बिना। आज जाकर तो मुझे असाइनमेंट से राहत मिली है, आज तो पार्टी होनी चाहिए। वंशिका की बात सुनकर नेहा सीधा रसोई में जाती है और अपनी पहली रसोई की तैयारी करने लगती है, जहाँ पर आयुषी पहले से खाना बना रही होती है। हाँ भाई देवरानी जी, फिर क्या क्या बनाने वाली हो अपनी पहली रसोई में? मैंने सोचा है सभी घर वालों के लिए मटर पनीर मसाला, तंदूरी रोटी, जीरा राइस, छोले, मिक्स वेज और सादी रोटी बना देती हूँ। लेकिन दीदी ने व्हाइट सॉस पास्ता और हक्का नूडल की स्पेशल डिमांड की है, तो उनके लिए वो भी बना दूंगी। अरे वाह बहुत बढ़िया, आप तो मास्टर शेफ की तरह अपना मेन्यू बता रही हो। चलो मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ। आयुषी नेहा को रसोई का सारा सामान समझाती है। नेहा चावल का डिब्बा उतारकर भगोने में लेने लगती है और थोड़े से चावल लेकर डिब्बा बंद कर देती है। जैसे आयुषी की नजर चावलों पर पड़ती है वो हंसने लगती है। अरे ये क्या नेहा, इतने से चावल में तुम किस किस का भला करोगी? ये तो बहुत कम है। जेठानी जी बाकी सारा सामान भी तो बहुत ज्यादा है, तो खाना बर्बाद करने से अच्छा है कि हम थोड़ा बनाएं। बेटा इस घर में आए मुझे 2 साल से ज्यादा हो गए, मुझे एक्सपीरियंस है। तुम इसका 3 गुना चावल और लो। कितने चावल तो अकेली सासू माँ ही खा जाएंगी। आयुषी की बात सुनकर नेहा को थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन पहला दिन होने की वजह से वो ज्यादा सवाल जवाब नहीं करती और डिब्बे से भगोने में 3 गुना चावल और डाल देती है। अब नेहा खाना बनाना शुरू करती है, जिसमें आयुषी भी उसकी मदद करती है। हाँ भाई क्या क्या रह गया? ये देखो मेन कोर्स तो सब हो गया है और ये सारा सामान डाइनिंग टेबल पर रख देती हूँ। तुम्हें अगर मेरी और हेल्प की जरूरत होगी तो बताना। अरे नहीं जेठानी जी, आपने तो मेरा सारा काम आसान कर दिया, वरना मैं तो सोच रही थी कि आज आपका अरेस्ट करा देती। कोई बात नहीं भाई, तुम्हारे आने से ही मुझे बहुत राहत मिली है, वरना इस घर में तो कोई एक गिलास पानी का लेकर पीना पसंद नहीं करता। सब कुछ मुझे अकेले ही करना पड़ता था। नेहा के आने की सबसे ज्यादा खुशी आयुषी को ही होती है। दोनों देवरानी जेठानी पहले दिन ही अच्छी दोस्त बन जाती है और बातों बातों में खाना बना लेती है। सब लोग डाइनिंग टेबल पर आकर खाना खाना शुरू करते हैं। वाह भाभी आपके हाथों में तो जादू है, सच में बहुत ही अच्छे रेस्टोरेंट से भी बढ़िया हक्का नूडल्स और पास्ता बनाया आपने। और बहू तुझे कैसे पता लगा कि छोले चावल मेरे फेवरेट हैं? मोहन की बात सुनकर नेहा मुस्कुराती है और कहती है, पापा जी छोले चावल तो सबके फेवरेट होते हैं, बस गर्मी की वजह से मैंने भटूरे नहीं बनाए, वरना वो भी आपको बहुत पसंद आते। नेहा की बात सुनकर सब लोग हंसने लगते हैं। तभी नेहा का ध्यान अपनी सासू माँ की थाली में जाता है, जिसमें बहुत सारे चावल रखे हुए थे और वो हाथों से खाने में लग रही होती है। बाकी सब लोग तो ठीक है, लेकिन ये मेरी सासू माँ कुछ अजीब पुरानी सोच की लग रही है। देखो तो कैसे खा रही है जैसे महीनों की भूखी हो। थोड़ी देर में संगीता सारे चावल खा जाती है। तभी उन्हें नेहा रोटी ऑफर करती है। अरे 1-2 रोटियां क्यों दिखा रही है? ये हॉट पॉट मेरी तरफ रख दे, मैं खुद ले लूंगी।
नेहा रोटी का डिब्बा संगीता के पास रख देती है और देखते ही देखते वो 7-8 रोटियां खा जाती है। सब लोग खाना खा लेते हैं। सबको नेहा के हाथ का बना हुआ खाना बहुत पसंद आता है। मोहन और संगीता भी उसे नेक दे देते हैं और जेठ जिठानी होने के नाते मनीष और आयुषी भी उन्हें पहली रसोई का नेक देते हैं। शुक्र है सबको खाना पसंद आया। चलो अब हम दोनों भी खा लेते हैं। हाँ भाई, सच में बहुत भूख लगी। इतना काम करते करते भूख से बुरा हाल हो जाता है, ऊपर से गर्मी। हाँ, गर्मी ने तो मुसीबत ही कर रखी है, पता नहीं कब जाएगी ये। दोनों ऐसे ही बातचीत करते हुए डाइनिंग टेबल से सारे बर्तन हटाते हैं और जब इनके खाने की बारी आती है तो नेहा चावल वाला भगोना देखती है जिसमें एक भी चावल नहीं होता। क्यों बच्चू, कहा था ना इतने चावल तो सासू माँ ही खा जाएंगी। चलो, मैंने अपने हम दोनों के लिए ये वाली रोटियां निकाल कर रख ली थी, वरना ये भी नहीं बचता। नेहा को ये सब बड़ा अजीब लगता है लेकिन वो कुछ नहीं कहती। दोनों देवरानी जिठानी मिलकर खाना खाती हैं और अब ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं। एक दिन राजन नेहा से कहता है, नेहा तुम तो भाभी की तरह हर वक्त घर के कामों में लगी रहती हो, तुम्हारे पास तो मेरे लिए टाइम ही नहीं है। यार क्या करूं, घर पर काम ही इतना सारा है, पूरे दिन खाने पीने का काम ही नहीं खत्म होता और ऊपर से गर्मी। अरे चलो ये सब तो छोड़ो, मैं तुम्हें ये बता रहा था कि आज मैं ऑफिस से जल्दी आ जाऊंगा और आज तुम्हारे लिए सरप्राइज है, तुम तैयार है ना। ये सुनकर नेहा बहुत खुश हो जाती है। इधर राजन तैयार होकर ऑफिस चला जाता है। बाद में दोनों देवरानी जेठानी ऐसे ही घर के काम करने लगती हैं। नेहा, मैंने सारे कपड़े धो दिए हैं, तुम इन्हें सुखा कर आ जाओ, तब तक मैं झाड़ू लगा देती हूँ। आकर तुम पोछा लगा देना, उसके बाद खाना भी तो बनाना है। नेहा सारे कपड़े सुखाकर आती है। बाद में आयुषी झाड़ू लगाती है और नेहा पोछा। अभी तो सबसे बड़ा काम बचा हुआ है, इन सब लोगों के लिए पकवान बनाना। दोनों देवरानी जिठानी ऐसे ही साथ मिलकर काम कर रही होती हैं। तभी घर के बाहर नेहा की नजर पड़ोसन की सास पर पड़ती है जो अपनी बहू के साथ शॉपिंग करने जा रही होती है। अरे भाभी, ये दोनों कौन है? ये तो हमारे जैसी देवरानी जेठानी लग रही है। अरे ये सब अपना फिगर मेंटेन करके रखते हैं भाई, देवरानी जेठानी नहीं सास बहू है। हमारी सास की तरह थोड़ी मोटा हाथी हो रही है, फूल कर इतना खाना खाती है, मजाल है अगर खाने पर कोई कंट्रोल हो। भाभी, मम्मी जी हमेशा इतना ही खाना खाती थी क्या? और नहीं तो क्या, मुझे कोई चिड़चिड़ करने की आदत है भाई? तुम खुद सोचो, जब मैं घर का सारा काम करती हूँ तो 1-2 काम में इन्हें हाथ बंटवाना चाहिए ना। देखो दूसरों की सास कैसे उन्हें घुमाने ले जा रही है, उनके साथ सारा काम भी करवाती है, और एक हमारी सास है जिन्हें खाने के अलावा और कुछ नहीं आता। आयुषी संगीता के बारे में नेहा को ऐसे ही बताती है कि अब उसे भी लगने लगता है कि आयुषी की कोई गलती नहीं है, क्योंकि संगीता वाकई पूरे दिन में एक भी काम नहीं करती। असल में वो अपने कमरे में हॉल में आती है तो सोफे पर लेट जाती है, हर कमरे में जाती है तो बेड पर लेट जाती है। उसका न चलने फिरने में मन करता है और न ही घूमने में। वो बस पूरा दिन खाती है और आराम करती है। इधर उन दोनों की बातें करते हुए संगीता भी सुन लेती है। हे भगवान, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? आखिर क्यों मुझे इतना मोटा बना दिया? अब तो मेरी बहुएं भी मेरे खाने से परेशान आ गई हैं। संगीता ऐसे ही अपने कमरे में चली जाती है। इधर नेहा और आयुषी मिलकर खाना बनाने लगती है। जेठानी जी देखो, आज तो हमने डिनर का काम 6 बजे तक ही खत्म कर दिया, क्योंकि आज मुझे राजन के साथ बाहर घूमने जाना है। कह रहे थे कि कोई सरप्राइज है। दोनों शाम के खाने का काम खत्म करके फ्री हो जाती हैं। इधर नेहा अपने कमरे में जाकर तैयार होने लगती है, लेकिन बीच में ही संगीता को भूख लगती है और वो रसोई में आकर सारी रोटियां खा जाती है। इधर राजन और नेहा तो बाहर चले जाते हैं, लेकिन पीछे वंशिका वहां आती है। भाभी देखो, अब हुआ है मेरा असाइनमेंट का काम कंप्लीट, पूरी फाइल बनानी पड़ी। चलो अब मुझे बहुत भूख लग रही है, आप मेरे लिए खाना निकाल दो ना। आयुषी रसोई में जाकर वंशिका के लिए खाना निकालती है, लेकिन आज फिर सारा खाना खत्म हो गया होता है। हे भगवान, क्या मुसीबत है, कैसी भुक्कड़ सास मिली है। अब नेहा भी देखो बाहर घूमने गई है अपने पति के साथ, और मैं यहाँ दिन भर चूल्हे पर सिकती रहूं। खाना खत्म होने की वजह से आयुषी को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो क्या कर सकती थी। वो वंशिका के लिए दोबारा खाना बनाती है। थोड़ी देर में राजन और नेहा भी घर वापस आ जाते हैं। ऐसी अगली सुबह होती है। आयुषी रसोई में काम कर रही होती है, तभी वहाँ नेहा आती है। नेहा, आटा चावल सब्जी जो भी बनाओ थोड़ा ज्यादा ही बनाना। कल तुम्हें पता है क्या हुआ? क्या हुआ भाभी, बताओ तो, तभी तो पता चलेगा। अरे जो खाना हम दोनों ने डिनर के लिए बनाया था वो सारा तो अकेली सासू माँ ही खा गई थी, और मुझे फिर वंशिका, मनीष और पापा जी के लिए अलग से खाना बनाना पड़ा, क्योंकि तुम और राजन तो बाहर गए हुए थे ना। आयुषी की बात सुनकर नेहा को हैरानी होती है। आखिर एक इंसान इतना ज्यादा खाना कैसे खा सकता है? और ऊपर से मम्मी जी का वजन भी बढ़ता जा रहा है, इन्हें चलने फिरने और सांस लेने में भी दिक्कत होती। कुछ तो गड़बड़ है, मैं पता लगाना ही होगा। तभी आयुषी नेहा से कहती है, अरे फटाफट खाना बना लो, फिर आज घर की सफाई करेंगे। दोनों देवरानी जिठानी खाना बनाकर घर की साफ सफाई करती हैं। जब संगीता के कमरे की सफाई की बारी आती है तो बाहर से संगीता आवाज लगाते हुए कहती है, अरे बहुओं, कमरे के बाहर की सफाई बाद में करना, पहले मेरी अलमारी जमा दो, सारी बिखरी पड़ी है।
संगीता की बात सुनकर आयुषी झुंझला जाती है। बताओ भाई, इनसे खड़े खड़े अपने कमरे की अलमारी भी नहीं जमाई जाती। ये काम भी हम ही करेंगे, जैसे हम तो बहू नहीं नौकरानी है यहाँ की। झुंझलाकर आयुषी संगीता की अलमारी खोलती है, कुछ कपड़े हटाती है, तभी एक एल्बम उसके पैरों के पास आकर गिरती है। जेठानी जी, ये क्या गिरा है अलमारी से? दोनों देवरानी जेठानी उस एल्बम को लेकर बैठ जाती हैं। अरे ये तो मम्मी पापा की शादी की एल्बम है। हाँ देखो, तुम्हारी सासू माँ कितनी प्यारी लग रही है, किसी पुरानी फिल्म की हीरोइन की तरह। इसका मतलब मम्मी जी शादी से पहले पतली थी और शादी के बाद ही मोटी हुई होंगी। तो इनका मोटापा पक्का शादी के बाद ही बढ़ा होगा, लेकिन क्यों? आखिर इसके पीछे का क्या कारण है? इन्हें इतनी भूख लगती है और शरीर भी कैसे फूलता जा रहा है, हमें पता लगाना ही होगा। इसका जवाब हमें बस पापा जी ही दे सकते हैं। नेहा और आयुषी अलमारी को बिल्कुल अच्छे से जमा देती हैं और एल्बम को भी वैसे ही कपड़ों में छुपा देती हैं जैसे संगीता ने रखी थी, ताकि उसे शक न हो। उसके बाद दोनों बैठक में जाती हैं जहां मोहन बैठा हुआ हुक्का पी रहा होता है। अरे तुम दोनों यहाँ? कुछ काम था तो दो, मुझे बुलवा लिया होता वंशिका को बोलकर। हाँ पापा, काम तो था लेकिन जरूरी था, इसीलिए हमें आना पड़ा। पापा, क्या आप हमें बता सकते हो कि शादी के टाइम पर तो मम्मी बहुत पतली थी, तो आखिर अचानक इनका वजन इतना ज्यादा कैसे बढ़ गया और इनकी भूख कंट्रोल क्यों नहीं होती? हाँ पापा, मुझे लगता है हमें मम्मी का मेडिकल टेस्ट करा लेना चाहिए, कहीं उन्हें कोई सीरियस हेल्थ इशू तो नहीं है ना। दोनों बहुओं की बात सुनकर मोहन सोच में पड़ जाता है और फिर कहता है, बेटा तुम्हारी सासू माँ शुरू से ऐसी नहीं थी, ये तो बहुत ही पतली और सुंदर दिखती थी, जिसकी वजह से मैंने इनसे शादी की थी। लेकिन जब से बच्चे हुए हैं इसके बाद ही इनका वजन बढ़ने लगा, क्योंकि हमारे तीनों बच्चे ऑपरेशन से हुए थे। ऑपरेशन का नाम सुनते ही तीनों बहुओं को सब समझ आ जाता है। तभी तो हम कहें कि इतना वजन कैसे बढ़ रहा है। फिर तो इसमें मम्मी जी की गलती नहीं है, क्योंकि मेरी भी कुछ ऐसी दोस्त हैं जिनका सिजेरियन के बाद वजन बढ़ा था, लेकिन उन्होंने कंट्रोल कर लिया। पापा, क्या मम्मी ने वजन कम करने की कभी कोशिश नहीं की? अरे बेटा, कोशिश तो की है, लेकिन तीनों बच्चों को मैंने और संगीता ने ही पाल पोस कर बड़ा किया है। घर के कामों में और बच्चों की जिम्मेदारियों में संगीता को अपने लिए टाइम ही नहीं मिला, जिसकी वजह से उसका वजन बढ़ता ही चला गया और अब तुम्हारे सामने है। मोहन की बात सुनकर आयुषी और नेहा को सब समझ आ जाता है और वो दोनों फिर आपस में अपनी सास के बारे में बात करने लगती हैं। हम कितने गलत थे जो अपनी सासू माँ को मोटा मोटा बोलते थे और इनके खाने पर भी कैसे चिढ़ते थे। हाँ सच में, मुझे तो सच जानकर बहुत शर्मिंदगी हो रही है। कोई बात नहीं, अब हम मम्मी जी को पतला करके रहेंगे। दोनों सीधा अपनी सास के कमरे में जाती हैं और झूठ बोलकर उन्हें अस्पताल ले आती हैं। अरे मुझे समझ नहीं आ रहा, जब आयुषी को अस्पताल में आना था तो नेहा तुम उसके साथ ही आ जाती ना, तुम मुझे क्यों चला कर लाई? देखो मैं तो कितना थक गई हूँ। मम्मी जी, चलना सेहत के लिए फायदेमंद है। और देखो, डॉक्टर दीपिका का क्लिनिक भी आ गया ना। नेहा और आयुषी ने डॉक्टर दीपिका से पहले ही संगीता के बारे में सारी बातें कर ली थी और अपॉइंटमेंट भी ले ली थी। संगीता को देखते ही दीपिका उन्हें पहचान लेती है। डॉक्टर दीपिका संगीता का चेकअप करती हैं। आयुषी, तुम संगीता जी के साथ यहीं बैठो और नेहा तुम मेरे साथ आओ। दीपिका नेहा को अपने केबिन में ले आती है। डॉक्टर, क्या हुआ? कोई सीरियस प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं, घबराने वाली कोई बात नहीं है, लेकिन संगीता जी का वजन कंट्रोल करना होगा। पर मम्मी जी को तो बहुत भूख लगती है, अगर इन्हें खाना ना मिले तो इनके पैर ही नहीं चलते। हाँ, मैंने इनकी पूरी केस स्टडी कर ली है। मैंने कुछ दवाइयाँ दी हैं जो भूख को कंट्रोल करेंगी और वजन कम करने में भी हेल्प करेंगी। बस तुम इनकी डाइट और एक्सरसाइज का ख्याल रखना। दीपिका ने नेहा को सब समझा दिया और अब आयुषी और नेहा संगीता को लेकर घर आ जाती हैं। अगले दिन से ही वो संगीता को डाइट के साथ दवाइयाँ देना शुरू कर देती हैं। अरे बहू, कैसी दवाई दी थी तूने? मुझे तो आज भूख ही नहीं लग रही, और ऊपर से तूने ये जो अंकुरित चने खिलाए हैं, इनसे तो पेट भरा भरा लग रहा है। मम्मी, आपका जो वजन बढ़ता जा रहा है ना, ये सब उसे कंट्रोल करने में फायदा करेगा। और नहीं तो क्या, आपने नहीं सुना डॉक्टर क्या कह रही थी? अगर आपका वजन कंट्रोल नहीं हुआ तो कुछ भी हो सकता है। नेहा की बात सुनकर संगीता थोड़ी डर जाती है और अब जब आयुषी और नेहा जो कहती हैं संगीता वैसा वैसा ही करती है। जैसी दोपहर होती है, आयुषी संगीता के लिए फल काटकर उसके कमरे में दे आती है। मम्मी, दोपहर में आपको ये फ्रूट्स खाने हैं और जब भी आपको हल्की फुल्की भूख लगे तो मुझे बताना, मैं आपके लिए ग्रीन टी या मखाना रोस्ट करके दे दूंगी। नहीं बेटा, आज तो मुझे कोई खास भूख नहीं लग रही। चलो, जब तुम फल ले आई हो तो मैं यही खा लेती हूँ। संगीता फल खाने लगती है और आयुषी अपने कमरे में जाकर आराम करती है। ऐसे दिन बीतने लगते हैं। अब नेहा और आयुषी संगीता का खूब ख्याल रखती हैं और एक दिन आयुषी कहती है, मम्मी थोड़ा जल्दी चलो, हमें वॉक पर जाना है। देखो घर में कितनी गर्मी हो रही है। अरे भाई बस 1 मिनट रुक जा, मैं अपने जूते पहन कर आ रही हूँ। संगीता नेहा और आयुषी के साथ वॉक पर जाती है। इधर पड़ोसन सुजाता उन्हें देखकर कहती है, अरे देखो तो, ये संगीता दिन प्रतिदिन फैलती जा रही थी। अरे अब तो फिर भी इसका वजन थोड़ा कम हो गया, लगता है बहुओं ने अभी से पतली करने की ठान ली है।
चलो सही है, वरना ये तो कभी अपने शरीर पर ध्यान ही नहीं देती थी। पड़ोसन की बातें संगीता के कानों में पड़ती हैं, लेकिन नेहा और आयुषी उसे अपनी बातों में उलझाए रखती हैं और वो इन नेगेटिव बातों पर ध्यान नहीं देती। तीनों साथ में वॉक करके घर आ जाती हैं। इधर मनीष जरूरी काम से शहर से बाहर गया हुआ होता है और राजन ऑफिस के काम में बहुत बिजी रहता है, लेकिन आज वो ऑफिस से थोड़ा जल्दी आ गया था। तीनों सास बहू को घर से गायब देखकर वो हॉल में बैठ जाता है। पता नहीं तीनों कहाँ गई हैं, फोन भी तो घर छोड़कर चली गई हैं। तभी वहां पर मोहन आता है। अरे बेटा, किसका इंतजार कर रहा है? तीनों तो सैर सपाटे करने गई हैं। अगर तुझे कुछ चाहिए तो बता दे। इतनी देर में तीनों सास बहू आ जाती हैं। संगीता को रनिंग वाले शूज में देखकर राजन हंसने लगता है। अरे मम्मी, आप कब से ये वॉकिंग करने लगी? तुम तीनों ने तो कभी मुझ पर ध्यान नहीं दिया। अब मेरी बहू है, मुझे जो करा रही है मुझे कर लेने दो। ये कहकर संगीता अपने कमरे में चली जाती है। इधर वंशिका भी ये बातें सुन लेती है। भाभी आप कहाँ लगी हुई हो? मैंने आपसे कहा था ना कि मेरे कपड़ों पर प्रेस कर देना। अरे आप ही तो हो जो मुझे सपोर्ट करती हो। देखो कल मेरा एग्जाम है, अगर मैं कपड़ों पर प्रेस करूंगी तो मेरा काफी सारा टाइम चला जाएगा। वंशिका तुम कपड़े मुझे दे दो, मैं प्रेस कर दूंगी। जेठानी जी को अभी खाना बनाना है ना। नेहा उसके कमरे में जाकर कपड़ों पर प्रेस करती है और आयुषी तब तक रसोई में खाना बनाना शुरू करती है। थोड़ी देर बाद जेठानी जी लो, आप थक गए होंगे, आप बाहर चले जाओ रसोई से। यहाँ पर बहुत घुटन हो रही है और आप तो 1 घंटे से खाना बना रहे हो। अब मैं बना लूंगी, आप थोड़ी ठंडी हवा ले लो। नेहा आयुषी को रसोई से बाहर भेज देती है और खुद खाना बनाने लगती है। ऐसे दिन बीतने लगते हैं। तीनों सास बहू रोजाना मॉर्निंग वॉक पर जाती हैं। उसके बाद नेहा और आयुषी मिलकर संगीता को एक्सरसाइज कराती। अरे भाई, ये एक्सरसाइज करना तो बहुत बड़ा ही मुश्किल है। मम्मी शुरुआत में मुश्किल लगता है, लेकिन बाद में रिजल्ट बहुत अच्छा मिलता है। और मम्मी आपने तो बड़ी जल्दी सीख लिया सब कुछ। आप तो सच में बहुत बहादुर हो। नेहा और आयुषी तारीफ करके संगीता का कॉन्फिडेंस बढ़ाती हैं। ऐसे दिन बीतने लगते हैं और अब संगीता का वजन धीरे धीरे कम होने लगता है। इधर मनीष भी शहर से वापस आ जाता है। संगीता को देखकर मनीष कहता है, अरे वाह मम्मी, आपने क्या खा लिया? आप तो बड़ी दुबली पतली हो गई हो। कहीं आयुषी ने आपका ध्यान अच्छे से नहीं रखा क्या? इस वजह से आप पतली हो गई हो। अरे पागल, मेरी बहुओं ने तो मुझे पतली करने के लिए बहुत अच्छे से ध्यान रखा है। संगीता की बात सुनकर सब लोग हंसने लगते हैं। तभी खुश होते हुए अपने कॉलेज से वंशिका आती है। उसके हाथ में रिजल्ट होता है। ये फाइनली मेरी दिन रात की मेहनत रंग लाई। भाभी मैंने यूनिवर्सिटी टॉप किया है। मम्मी पापा मैं टॉपर बनी हूँ। वंशिका की बात सुनकर सब लोग बहुत खुश होते हैं। बेटा, मुझे तो पता था कि तुम ही टॉप करोगी। हमारी बेटी हमेशा से टॉप करती आई, भला यूनिवर्सिटी में पीछे कैसे रह सकती थी। फिर तो 2-2 पार्टियां बनती हैं। 2 पार्टी का नाम सुनकर सब लोग हैरान हो जाते हैं। भाभी 2 पार्टी कैसे? अरे एक तुम्हारे यूनिवर्सिटी टॉप करने की खुशी में और दूसरी मम्मी जी के वापस फॉर्म में आने की खुशी में। हाँ भाई, मानना पड़ेगा, तुमने मम्मी जी के साथ बहुत मेहनत की है। तुम दोनों को सलाम है। सबकी बात सुनकर संगीता भावुक हो जाती है। मेरी दोनों बहुएं सच में हीरा है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं फिर से पतली हो जाऊंगी। मैंने तो इसे ही अपनी किस्मत मान लिया था, लेकिन तुम दोनों ने असंभव को संभव करके दिखाया। संगीता अपनी दोनों बहुओं को गले से लगा लेती है। आज दोनों बहनों की वजह से संगीता फिर से पहली जैसी हो जाती है। शाम में पूरा परिवार मिलकर एक साथ खाना खाते हैं और अब पूरा परिवार बहुत खुश होता है।